नमस्कार स्टूडेंट्स। इस वीडियो का टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। विशेष रूप से जो बीकॉम के विद्यार्थी हैं उनकी प्रथम यूनिट में ये चैप्टर है, जिसमें अक्सर विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रहता है कि किस प्रकार से हम उन सारी शर्तों को याद रखें जिनके आधार पे हम इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कोशिश करते हैं कि इसको किस प्रकार से हम आसानी से समझ सकते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस का निर्धारण करना इंडिविजुअल्स के लिए या किसी भी करदाता के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आय कर जिस भी आधार पे आपकी आय पे कर लगाएगा उसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है करदाता के निवास स्थान पे। इससे उसकी पूरी तरीके से कर दायित्व इफेक्ट होती है। दूसरा इसका जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये डबल टैक्सेशन के जितने भी एरर्स हो सकते हैं उन सबको एलिमिनेट करने में भी मदद करता है। यदि हम सही प्रकार से करदाता का निवास स्थान निर्धारित कर लेते हैं तो अलग अलग देशों में उस पे जो कर लगने वाला है उस पे डबल टैक्सेशन से काफी हद तक बचने में सहायता होती है। और जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो भी अलग अलग प्रकार के करदाताओं के लिए अलग अलग तरीकों से डिटरमाइन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक इंडिविजुअल की बात करें या एक फर्म की बात करें या कंपनी की बात करें तो सबके निवास स्थान के आधार पे उनका कर दायित्व अलग अलग होता है और सबके निवास स्थान के निर्धारण करने के नियम भी आयकर का जो हमारा एक्ट है उसमें अलग अलग दिए गए हैं। इन नियमों में से अभी वाली जो हमारी ये प्रेजेंट वीडियो है इसमें हम सिर्फ इंडिविजुअल्स के बारे में बात करेंगे। केवल व्यक्तियों वाले टॉपिक को लेके हम चलते हैं कि किस आधार पे हम व्यक्तियों के निवास स्थान का निर्धारण कर सकते हैं। एक हमारे पास चार्ट है जिस चार्ट की मदद से आप समझ सकते हो कि हम जब व्यक्तियों के निवास स्थान का निर्धारण करते हैं तो मुख्य रूप से उनके जो प्रकार हैं वो दो हैं। पहला जो प्रकार है रेसिडेंट या निवासी करदाता का होता है, और निवासी करदाता के अपने दो प्रकार और हैं। या तो ये साधारण निवासी हो सकते हैं या फिर ये होते हैं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या असाधारण निवासी। और जो दूसरा मुख्य प्रकार है वो है नॉन रेसिडेंट का। यानी आप इस प्रकार इसको समझ सकते हैं कि या तो करदाता निवासी होगा या अनिवासी होगा। और यदि वो निवासी है तो दो प्रकार का निवासी हो सकता है, वो साधारण निवासी ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है या फिर असाधारण निवासी हो सकता है। अब ये देखते हैं हम कि वो कौन से बेस करदाता के निवास स्थान को निर्धारित करने के लिए हमारे पास दो प्रकार से रास्ते हैं। एक तो हमें बेसिक कंडीशंस के बारे में समझना होगा और कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं उन्हें जानना पड़ेगा। बेसिक कंडीशंस जिनको आधारभूत शर्तें भी कहते हैं वो दो हैं। इसमें पहली शर्त है कि करदाता प्रीवियस ईयर में गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। 182 दिन लगातार रहने की आवश्यकता नहीं है। 365 डेज का जो हमारा प्रीवियस ईयर होता है उसमें कोई भी 182 डेज भारत में वो रह सकता है। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये कहती है कि गत वर्ष से पहले के 4 सालों में कम से कम 365 डेज करदाता भारत में रहा हो और गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। प्रीवियस ईयर इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इनकम टैक्स के सभी स्टूडेंट्स इसको जानते भी हैं कि जो असेसमेंट ईयर से लगी हुई पिछली 12 महीने की अवधि होती है, दैट पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। फॉर एग्जांपल, हमारा असेसमेंट ईयर 21-22 है तो हमारा प्रीवियस ईयर होगा 2021 फ्रॉम दी 1 अप्रैल 20 टू 31 मार्च 21। तो निवास स्थान का निर्धारण करने के लिए, निवासी होने के लिए करदाता को ये जो बेसिक कंडीशंस हैं इनमें से कम कोई एक शर्त का पूरा करना आवश्यक है। यदि करदाता इन दोनों में से कोई एक शर्त पूरा कर देता है तो वो निवासी करदाता हो सकता है। लेकिन निवासी के जो दो प्रकार हैं कि वो साधारण निवासी होंगे या असाधारण निवासी होगा, ये तय करने के लिए अभी हमारे पास और दो कंडीशंस हैं जिनको हम एडिशनल कंडीशंस या अतिरिक्त शर्तें बोलते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि यदि आधारभूत शर्तों में से एक भी पूरी न हो पाए तो करदाता को हम अनिवासी या नॉन रेसिडेंट कहते हैं। तो करदाता निवासी होंगे या अनिवासी होंगे ये इस बात पे निर्भर करेगा कि बेसिक कंडीशंस पूरी हो रही है या नहीं।
अगर बेसिक कंडीशन में से कोई एक भी पूरी हो जाती है तो करदाता निवासी या असाधारण निवासी हो सकता है, किंतु यदि इन दोनों में से कोई भी पूरी नहीं होती है तो करदाता अनिवासी कहलाएगा। अब जब बेसिक कंडीशंस पूरी हो जाएं, तो फिर निवासी करदाता के लिए दो और एडिशनल कंडीशंस हैं, जिनमें से दोनों का ही पूरा होना बहुत आवश्यक है। पहली एडिशनल या अतिरिक्त कंडीशन ये कहती है कि करदाता गत वर्ष से पहले के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो। यानी कि कोई भी 2 साल ऐसे होने चाहिए जबकि उन्होंने निवासी होने की सारी शर्तें पूरी की हो। गत वर्ष से पहले के 10 वर्ष में कोई भी 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो। इस बात को प्लीज ध्यान दीजिए कि हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के प्रिसाइडिंग 10 इयर्स, यानी अभी हमारा असेसमेंट ईयर 21-22 है, हमारा प्रीवियस ईयर होगा 20-21 और 20-21 से आपको पीछे चलते जाना है 10 वर्षों तक। उन 10 वर्षों में कोई भी 2 वर्ष करदाता को भारत में निवासी रहना होगा। और साथ ही जो दूसरी कंडीशन है एडिशनल, जिसका भी पूरा होना आवश्यक है, वो ये है कि प्रीवियस ईयर से प्रिसाइडिंग 7 इयर्स में गत वर्ष के पीछे के पूर्व के 7 वर्षों में वो कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन भारत में रहा। करदाता को प्रीवियस ईयर से पीछे 7 सालों तक और 7 सालों में उसकी जो भारत में रहने की अवधि है, उनके डेज हम काउंट करेंगे और उनकी टोटल 730 डेज या उससे ज्यादा होनी चाहिए। यदि ये दोनों एडिशनल कंडीशंस भी पूरी हो जाती हैं तो करदाता को हम रेसिडेंट या निवासी करदाता कहेंगे। तो हम एक बार रिवाइज करते हैं कि किस तरह से हमें इंडिविजुअल का डिटर्मिनेशन करना है रेसिडेंशियल स्टेटस का। बेसिक कंडीशंस है हमारे पास 2। इन बेसिक कंडीशंस को पूरा करने के लिए दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी पूरी हो जाती है तो आप कहेंगे कि करदाता रेसिडेंट है। और रेसिडेंट में वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये तय करेंगी आपकी एडिशनल या अतिरिक्त शर्तें। बेसिक कंडीशन में से कोई एक पूरी करिए और एडिशनल कंडीशंस दोनों पूरी करिए तो करदाता हो जाएंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर बेसिक कंडीशन में से कोई एक पूरी करते हैं और एडिशनल कंडीशन में से या तो दोनों ही पूरी ना हो या दोनों में से कोई एक पूरी ना हो तो करदाता को हम असाधारण निवासी या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहेंगे। और यदि बेसिक कंडीशन में से एक भी पूरी नहीं हुई तो फिर करदाता हो जाएंगे हमारे अनिवासी। इस प्रकार जब हम निर्धारण कर लेंगे कि किस प्रकार का आपका निवासी, अनिवासी या असाधारण निवासी में फिक्सेशन हुआ, उसके आधार पे टैक्स लायबिलिटी फिर तय होती है व्यक्तियों की। आप चाहे विश्व में कहीं भी कोई भी आय कमाएं, यदि आप निवासी होते हैं तो निवासी करदाता को अपनी विश्व में कहीं भी कमाई गई आय पर भारत में कर का भुगतान करना पड़ता है। आप चाहे कहीं भी आय कमाएं, यानी मुख्य रूप से ये देखा जाएगा कि आय को प्राप्त करना या आय का उदय होना, दोनों में से कोई भी चीज आपकी भारत में हो रही है तब तो कर देना ही देना होता है, चाहे वो करदाता किसी भी प्रकार के हो। लेकिन केवल निवासी करदाता के रीजन में, उनके केवल केस में ये बहुत महत्वपूर्ण एक बात होती है कि वो चाहे विश्व में कहीं भी बाहर ही जाएं, कोई भी आय कमाएं, उसे चाहे विश्व के बाहर कहीं भी भारत के बाहर प्राप्त करें, तब भी उन्हें इस पर भारत में कर देना होता है। और जो असाधारण निवासी और अनिवासी होते हैं उनकी टैक्स लायबिलिटी केवल भारत में कमाई और भारत में प्राप्त की गई अथवा भारत से कंट्रोल्ड बिजनेस से प्राप्त आय के संबंध तक ही सीमित होती है। तो कर देयता पर व्यक्ति के किस प्रकार का उसका स्टेटस है एज अ रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इस बात का बहुत फर्क पड़ता है और उनकी टैक्सेबिलिटी कम या ज्यादा होती है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए इस पॉइंट को क्लियर आउट करना बहुत जरूरी है कि आप कैसे तय करेंगे कि आपका जो निवासी करदाता है वो कितना टैक्स देगा, अनिवासी कितना टैक्स देगा और असाधारण निवासी कितना टैक्स देगा। प्लीज याद रखिए, बेसिक कंडीशंस में से कोई एक पूरी होना जरूरी है और एडिशनल कंडीशंस दोनों पूरी होना जरूरी है यदि आप निवासी के रूप में किसी भी करदाता को डिफाइन करते हैं तो।
तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।